रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा खास कार्यक्रम जन की बात। यह कार्यक्रम ऐसे लोगों को जोड़ रहा है जो कोरोना काल में पीड़ित हैं और वो उनके दर्द की दवा देते हैं। ऐसे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो समय समय पर हमें सलाह देते हैं कि कैसे हमें कोरोना काल में बचना है, और जब जब भी बदलाव होता है उस पर नज़र रखते हैं किस तरीके से आने वाले दिनों में हम उन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ रहे हैं फेलिक्स अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी। मैं डी.के. गुप्ता जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत सारा प्यार आपके दर्शकों को। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो कोरोना काल चल रहा है इसमें 2 लहर निकल चुकी हैं और तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है, और साथ ही साथ अभी एक डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आ रहा है जिसके लेकर खतरे को डॉक्टर्स चेतावनी भी दे चुके हैं। तो आपका इस बारे में क्या आकलन है आने वाले दिनों को लिए? देखिए, जो हम सब साइंटिस्ट का और डॉक्टरों का जो अनुभव है पिछले पैंडेमिक का, तो उसमें जितने भी पैंडेमिक्स आए चाहे वो 100 साल पहले आए हों, उन सब पैंडेमिक में एक खास बात थी कि वो एक बार में नहीं आए। उनकी 2-3 वेव से 2-3 लहरों में आए हैं, कम से कम 4 या 5 लहरें भी आती हैं। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि पूरी जनसंख्या अभी हम ना तो वैक्सीनेट कर पाए सबको, ना ही सारे लोग इन्फेक्ट हो पाए। मतलब 60-70% आबादी ऐसी है जो सीरो कन्वर्जन जिसका रिजल्ट देखे गए हैं, और जो हमने वैक्सीनेट किया है वो लगभग 20-25% लोग ही हैं। उसमें सिंगल डोज तो काफी कम लोगों को लगी है। तो इसलिए तीसरी लहर तो आना अवश्य है, तो निश्चित है। बट कब आएगी, कब कितना टाइम लगा, इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमें जो लग रहा है अक्टूबर-नवंबर में तीसरी लहर आएगी, जब थोड़ा फेस्टिवल सीजन भी होगा। और लोगों ने जो गलती करी है, लोग जो कोविड अप्रूव्ड पीरियड का फिर पालन करना छोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण होगा दोबारा तीसरी लहर आने का। तो ऐसे समय में जो लोगों को आगाह करते हुए क्या कहना चाहेंगे जिससे कि लोग अभी से ही अपने परिवार की, बच्चों की और आस पड़ोसियों की सबकी सुरक्षा कर सकें? देखिए, तीसरी लहर से बचने के पास हमारे पास 2 ही तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसका मतलब है कि मास्क लगाना, बार-बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, नाक, मुंह और आंख को बार-बार नहीं छूना, बाहर नहीं निकलना, इन सब बातों का ध्यान रखें जब तक कि हमारी सोसाइटी में, समुदाय में हार्ड इम्यूनिटी ना आ जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है वो है टीकाकरण। मतलब हमें वैक्सीनेशन में फोकस करना है। जो वैक्सीन हेजिटेंसी है बहुत सारी दिख रही है आजकल, वो हटानी है, जागरूक करना है। खाली आप टीकाकरण करा के अपने आप को नहीं बचाते, आप अपने आप को तो बचाते ही हैं, साथ में अपने परिवार के सदस्य को, क्योंकि वो आपसे एक्सपोज हो सकते हैं अगर आप इन्फेक्टेड है। इसके अतिरिक्त आप अपने समुदाय में जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, जो कलीग हैं, जो अपने साथ कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सबकी कहीं न कहीं जान बचा रहे हैं। तो टीकाकरण एक संजीवनी है हम सबके लिए कोरोना के अगेंस्ट। तो इसलिए टीकाकरण का बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खाली टीकाकरण नहीं, टीकाकरण के साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करना उतना ही जरूरी है जितना टीकाकरण, जब तक कि हमारे पास हार्ड इम्यूनिटी डेवलप ना हो जाए। और अगले 4-6 महीने हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये टीकाकरण बहुत सारे लोगों के लिए 18+ के लिए फ्री कर दिया गया। और मैं आपके रेडियो के माध्यम से, सबसे एफएम के माध्यम से सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जो लोग अफोर्डिंग है वो प्राइवेट सेक्टर में जाके पैसे देके वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हो कहीं न कहीं वो पैसा जाके गरीबों के हित में भी जा रहा है। उस पैसे में जो प्रॉफिट हो रहा है जो हॉस्पिटल्स को या कंपनी को, वो कहीं न कहीं जो हम गरीब लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगा रहे हैं उनके काम आ रहे हैं। तो कृपया करके वैक्सीन जरूर लगवाएं और जहाँ मौका मिले वहाँ तुरंत लगवाएं। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है, अमूमन उनमें बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जिस डेट में उनका नेगेटिव आया है उसके जितने से जल्दी टीका लगवा लें उतना अच्छा है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनके लोग नेगेटिव हो चुके हैं, तो नेगेटिव होने के उपरांत या ये सिम्टोमेटिक होने के उपरांत 1 महीने से 3 महीने के बीच में कभी भी टीकाकरण लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो गाइडलाइंस है उसमें सरकार कहती है 3 महीने के बाद टीकाकरण लगवाएं, क्योंकि जो इन्फेक्ट होने का जो हमारी एंटीबॉडी बनती है वो आपको लगभग 3 महीने तक कम से कम प्रोटेक्ट करती जाती है। तो इसलिए वैक्सीन जिनको
इन्फेक्शन हो चुका है वो अपनी वैक्सीन को 3 महीने बाद तुरंत लगवा ले जब भी जहाँ मौका मिले। और एक चीज और बताऊंगा, लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं। कुछ लोग अभी स्पुतनिक का इंतजार कर रहे हैं, कुछ कोवैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, कुछ कोविशील्ड लगाने में झिझक रहे हैं। तो वैक्सीन तीनों ही बहुत अच्छी है, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे स्पुतनिक हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, तीनों की एफिकेसी 70% से ज्यादा है। और ये हम सब देख चुके हैं, क्योंकि जो डॉक्टर्स जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इन सबने वैक्सीन लगवाई है। और दूसरी वेव में इनकी मौतें पहली वेव की तुलना में बहुत कम हुई है, ना के बराबर हुई। मतलब हम लोग जो बच पाए या हमारी जनता बच पाई है वो इसलिए कि डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ था, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उन सबने मार्च में वैक्सीन अपना कंप्लीट कर दिया था, मतलब सेकेंड डोज में ले ली थी। उसकी वजह से जो लहर आई है 2 अप्रैल में, उसकी वजह से जो आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, डॉक्टर थे, वो बचे रहे। हम सबने बचे रहने की वजह से आप लोगों की सेवा कर पाए और उससे हमारी जनता बची रही। तो कृपया करके वैक्सीन के बारे में कोई भ्रांति ना फैलाएं, वैक्सीन जो मिल जाए, जहाँ मिल जाए, तुरंत लगाएं। एक बात और जरूरी है कि जो तीसरी लहर आ रही है उसमें बच्चों को लेकर बहुत चिंता है। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सेकंड लहर में ऑक्सीजन को लेकर बड़ी दिक्कत हुई थी लोगों को, और उसके बाद फिर इंतजाम हुए तो फिर दिक्कत उसको थोड़ा कम करने का मौका मिला। ऐसी बच्चों को लेकर क्या खास इंतजाम होने चाहिए, और उसको लेकर अभी तक आकलन जो आप लोगों ने सर्वे भी किया होगा आपस में डिस्कशन के दौरान, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले दिनों में सरकार को करनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी भी है तीसरी लहर से निपटने के लिए? जी देखिए, सरकार बिल्कुल प्रयासरत है। सरकार ने बहुत सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स में बच्चों के लिए नए वार्ड बनवाए हैं, नई आईसीयू डेवलप करवाई है, जो आईसीयू होती है बच्चों को उनको डेवलप कराया है। और मैं एक बात फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, तीसरी लहर में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बच्चे इन्फेक्ट होंगे या बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे। बच्चे उसी प्रोपोर्शन में इन्फेक्ट होंगे, उसी हिसाब से इन्फेक्ट होंगे जितने बड़े होंगे। तो इसलिए बच्चों के लिए अलग से बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो बच्चों की वजह से अपना फोकस चेंज कर ले और बाकी दूसरी दिक्कतें आ जाए। तो इसलिए बच्चों के लिए मैं इतने इंतजाम करने जरूरी, बिकॉज ऑलरेडी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बच्चों के लिए पहले से बहुत सारी खामियां हैं, पहले से बहुत सारे वार्ड नहीं है, आईसीयू नहीं है, पीआईसीयू नहीं है। तो उनको हमें डेवलप करना चाहिए। वो कोविड के अलावा और अन्य इलाज में भी हमारे काम आएंगे। दूसरी बात रही है कि हमें इस समय जो फोकस करना चाहिए वो वैक्सीनेशन बढ़ाना चाहिए, कोविड फीवर का पालन करना चाहिए। अगर हमने सबको वैक्सीन लगवा दिया तो बच्चे अपने आप बच जाएंगे। और अच्छी बात एक और है कि बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। जायडेस कैडिला का अगले हफ्ते ही इसकी ट्रायल्स स्टार्ट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और उनका डाटा वो लोग सबमिट करने जाएंगे। तो 12 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन जो है हमारे पास जुलाई में, अगस्त में आ जाएगी। उसके अतिरिक्त कोवैक्सीन के भी ट्रायल चालू हो गए और 0 से 6, 6 से 12, 6 से 18 तीनों एज ग्रुप में ट्रायल चालू हो गए। उनके भी 3-4 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे। तो हमें लगता है संभवतः अगस्त में हमारे पास टीनेजर्स बच्चे, जो हमारे किशोरावस्था के बच्चे, उनके लिए वैक्सीन आ जाएगी। और लगभग नवंबर-दिसंबर में हमारे पास जो बड़े छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा कुछ अलग से बच्चों के लिए बहुत कुछ नहीं करना। हाँ, जरूर माँ बाप को जरूर ध्यान देना है कि बच्चों को कैसे बचाएं। माँ बाप को बच्चों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, बार बार हाथ धोने हैं, उनके बारे में सिखाना है, कोरोना के बारे में बताना है, इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बताना है। और घर में जब वो लोग आते हैं घर में, तो इन्फेक्शन कंट्रोल की जो चीजें उनको सबको फॉलो करना है, सो दैट कोविड तो आई है, उसके अतिरिक्त बच्चों को हम दूसरे इन्फेक्शन से भी बचा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है और इसको लेकर ज़्यादा चिंता जताई जा रही है, तो उसके बारे में जो आप लोगों को जानकारी है वो हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिएगा। क्या है ये सब? तो आपको याद होगा कि हमारे पर एक डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आया था, उसके बाद उसका नाम दे दिया गया कि जिन्हें इंडियन स्ट्रेन, उसी को WHO ने बोला कि ये क्या नाम स्ट्रेन है, ये कंसर्न का है, मतलब दिस इज फॉर कंसर्न, मतलब ये सीरियस थ्रेट है और हो सकता है। और उसी ने तबाही मचाई थी हमारे दिल्ली में या यूपी में, पंजाब में, पूरे देश में। वो उसी का नाम हम लोगों ने डेल्टा दिया था बाद में। ऐसे 2 और है, अल्फा और बीटा, जो यूपी में, साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में, इनको हमने आइसोलेट किया गया। तो अभी जो तबाही बचाई है सेकेंड वेव में, वो डेल्टा ने तबाही बचाई थी, वही वेरिएंट जाके वहाँ पे यूके में मिला, यूके में भी उसने तबाही बचाई है। अब एक नई म्यूटेशन, मतलब जो वायरस होते हैं उनके अंदर एक फितरत होती है कि उनके अंदर बार बार जेनेटिक चेंज जो होते रहते हैं, उनको म्यूटेशन बोलते हैं। तो दोबारा एक छोटी म्यूटेशन हुई जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब छोटी म्यूटेशन, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको नाम दिया गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट। और इसमें स्पाइक प्रोटीन है, उसके अंदर म्यूटेशन हुई है। इसके कई सारे जीनोम को आइडेंटिफाई किया गया है। इंडिया में भी काफी प्रदेशों में हमने डेल्टा प्लस को आइसोलेट किया है, इसके अलावा विदेशों में आइसोलेट किया है, 10-15 देशों में हम लोग आइसोलेट कर चुके हैं। बट अच्छी बात यह है
ये डेल्टा प्लस जो है बहुत सीरियस, अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस इन्फेक्शन फैला रहा हो। इसकी जो इन्फेक्शन रेट है वो लगभग डेल्टा के सिमिलर है। बट हाँ, एक जो खतरनाक बात है कि जो कॉकटेल ड्रग्स है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, वो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं दिख रही, जो अभी तक हमें थोड़ा पता लगा है। और ये भी पता लगा है कि जो करंट हमारी वैक्सीन है इफेक्टिव है, हो सकता है थोड़ा कम हो, बट हाँ अभी भी एफिकेसी इसके अगेंस्ट है। तो अच्छी बात ये है कि अभी हमारी जो वैक्सीन अवेलेबल है और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, रेमडेसिविर और दूसरी दवाइयां हैं, वो सारी इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। लेकिन ऐसी अगर म्यूटेशन बड़ी हो गई, जिसको हम लोग जेनेटिक शिफ्ट होते हैं, तो फिर हो सकता है हमारी वैक्सीन इसके अगेंस्ट काम ना करे या हमारी जो दवाइयां हैं उसके अगेंस्ट काम ना करे। तो उनसे बचने के लिए हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना पड़ेगा, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस को रोकना पड़ेगा। जो वायरस हमारे अंदर फैल रहा है बॉडी में, जो हमारे दूसरे लोगों में ट्रांसमिशन है, उसको रोकना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर जब तक हम इसको ट्रांसमिशन को रोकेंगे नहीं, तब तक म्यूटेशन होती रहेंगी। तो इसलिए हम सबको फिर वही चीजें बार बार बता रहा हूँ मैं कि वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोच बिहेवियर का पालन करना चाहिए, तो नई म्यूटेशन ना आए। और नई म्यूटेशन नहीं होगी तो हमारे पास दवाइयां बनी रहेगी और वैक्सीन उपलब्ध रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे बहुत सारे देशों में, दुनिया में पूरे 12 महीने बर्फ़ पड़ती है, मौसम ठंडा रहता है। हमारे देश में बदलता रहता है, तो उसका क्या असर हो सकता है इन चीज़ों पे? क्योंकि कई वेरिएंट आ चुके हैं और जो उत्तर भारत में असर होता है, दक्षिण भारत में कम होता है। इस तरह की भी स्टडी की गई होगी, उस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, अभी तक जितना देखा गया उसमें पक्का है कि इस वायरस से टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। हम लोग पहले कर रहे थे कि गर्मी में वायरस कम हो जाएगा, तब कैसा नहीं हुआ। ऐसे हमने दूसरे कई सारे वायरस देखे जो इसी तरह के। मार्स था जो मिडिल ईस्ट में मिला था हमको, आज तो टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास रहता था, उसमें उसने दवाई मचाई थी। ऐसे ही इस वायरस को भी हम लास्ट ईयर से देख रहे हैं, जिसका हमने लास्ट ईयर पहली वेव आई थी, अप्रैल मई में आई थी। इस बार सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में पीक पे पहुंचे थे हम लोग। दिसंबर जनवरी में कम हुआ, फिर दोबारा अप्रैल में फिर बढ़ गए थे। तो इस वायरस में टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए हमें तरीका यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें और भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ सकता है। हाँ, डेफिनेटली अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है और टेम्परेचर कम होता है, जैसे मानसून का सीजन शुरू हो रहा है, तो उसमें वायरस को फैलने में आसानी रहती है, वायरस को सर्वाइवल में आसानी रहती है, वायरस के रेप्लिकेशन और ग्रोथ में आसानी रहती है। तो अगला समय आ रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। हम सबको अगले 3 महीने बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 3 महीने में अगर हमने कोविड अप्रोच बिहेवियर का पालन किया और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली जो थर्ड वेव है उसमें कहीं न कहीं हम अच्छा बड़ा टेस्ट मारने में कामयाब होंगे। अच्छा, अभी कई राज्यों में ये कहा जा रहा है कि वो अगले 2-3 महीने में अपने यहाँ की लगभग 50-60% आबादी को वैक्सीन लगा देंगे। तो जिनको 2-2 वैक्सीन लग जाएंगी, उनकी मतलब कोरोना की तीसरी लहर में उनसे बचने का जो प्रतिशत है वो कितना बेहतर है, जो अभी तक आप लोगों ने स्टडी किया गया होगा? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं फिर बताऊंगा कि जो वैक्सीन लगवाने के क्या फायदे हैं। वैक्सीन जो अभी भी ऑलमोस्ट 2 वैक्सीन अवेलेबल है, जिसमें कोविशील्ड और स्पुतनिक और कोवैक्सीन, तीसरी भी है। जी। तीनों वैक्सीन एक चीज नहीं कर पा रही है, अभी भी वैक्सीन इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर पा रही। मतलब अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है तो ये आपको गारंटी नहीं कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ भी था जिनको वैक्सीन लगी थी सेकेंड वेव में। लेकिन ये डेफिनेट है कि अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी होती भी है तो सीरियस नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, ARDS कम होगा, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन कम होगा और डेथ तो ना के बराबर है। हमने देखा, हमने कहा नहीं, जब पहली लेयर आई थी उसमें लगभग 4000 डॉक्टरों की मृत्यु हुई थी। इस बार की लहर में सेकेंड लहर इतनी ज्यादा खतरनाक थी, उसके बाद ये आंकड़ा बहुत कम था, उससे 10% से भी ज्यादा कम था। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, आपको वैक्सीन से आपकी जान बच रही है, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे, आपके फेफड़े बचे रहेंगे, आपको मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन नहीं होगा और आप इस वैक्सीन लगाने से ना अपने आप बचा रहे हैं बल्कि घर में अगर किसी को लेके जा रहे हैं तो भी आप इन्फेक्शन के चांसेस कम, फैलाने के चांसेस कम कर देंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि हमारे देश में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इस दौरान डायबिटीज़ के मरीज 2 तरह के हैं। एक तो वो जिनको अभी ना पहली लहर में हुआ ना दूसरी लहर में हुआ और अभी तक वो सेफ़ हैं। उनके लिए आगे के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं बचाव के और वो क्या एहतियात बरतें, और दूसरे जिनको डायबिटीज़ मरीज होने के बावजूद उनको कोविड हुआ है और उसके बाद उनकी सेहत पे जो दूसरे अंगों पे असर पड़ना शुरू हो जाता है, उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए, भले ही उन्होंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, हमारे डायबिटीज की संख्या बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत ज्यादा डायबिटीज है। तो जिनको
डायबिटीज है, उनकी तो एक बड़ी बात होती है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की वो कम होती है। तो कृपया करके इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कोविड में दूसरे में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखें, शुगर को चाहे फास्टिंग हो चाहे बीपी हो, दोनों को फास्टिंग को 100-110 से नीचे रखना है। जो पोस्ट प्रांतीय खाने के बाद होगी, नाश्ते के बाद, उसको जो है 140-150 से कम रखें। तीसरी बात, HbA1c को 6 से 7 के बीच रखें। जो 3-4 महीने का एवरेज हम लोग ब्लड ग्लूकोज नापते हैं, उसका एवरेज होता है HbA1c, उसको 6 और 7 के बीच में रखना चाहिए। चौथी बात, माइल्ड हल्का योगा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, एरोबिक्स करते रहना चाहिए। फिटनेस का पूरा ध्यान रखें। अब तो हम लोग अलाउ कर चुके हैं, और जिस तरह से गैजेट का तो वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। चौथी बात, अपनी डाइट पे बिल्कुल ध्यान दें, उल्टा सीधा नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, शुगर को कंट्रोल रखना है, वेजिटेबल ज्यादा खानी है, ग्रीन चिली वेजिटेबल ज्यादा खानी है, फ्रेश फ्रूट्स करने हैं, मीठे फ्रूट नहीं खाने, मिठाइयाँ नहीं खानी है, तले भुने हुए पदार्थों का सेवन कम करना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी और उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होंगे। अगर होता भी तो कॉम्प्लिकेशन चांसेस कम होंगे। जिन लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है और जिनको डायबिटीज थी, तो उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि क्योंकि हमने स्टेरॉइड दिए थे, तो स्टेरॉइड इन्फेक्शन से डायबिटीज अनकंट्रोल हो गई थी, डायबिटीज की शुगर मात्रा बढ़ गई थी। तो उनको चाहिए अपने शुगर को कंट्रोल करें, डॉक्टर से मिले, अगर इंसुलिन की डोज बढ़ानी हो या कोई दवाई की डोज बढ़ानी हो उसको बढ़ाना है, उसको धीरे क्लीन आउट करना पड़ेगा। बाद में अपनी जो रेगुलर एक्सरसाइज है धीरे धीरे अपग्रेड करनी है, धीरे धीरे बढ़ानी है, सो दैट शुगर लेवल नॉर्मल आ जाए। डाइट का ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, जैसे हमने कल बहुत सारे ल्यूकोसाइटोसिस के पेशेंट आए थे, या इनमें ऐसे लोगों को सेप्टिक इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। तो अगर कोई सिम्टम्स है, क्या आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आपको जलन हो रही है, फीवर आ रहा है, या आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, हाई ब्लड फीवर हो रहा है, या आपको कोई रनिंग नोज हो रही है, नोज से डिस्चार्ज हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोई दूसरा नया इन्फेक्शन हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनको तुरंत चाहिए, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो किसी को हाइपरटेंशन हो, चाहे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, थायराइड हो, अर्थराइटिस हो, कैंसर हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, डायलिसिस में थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या HIV पेशेंट्स है, इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स है, इन सबको चाहिए वैक्सीन तुरंत लगवाएं। और ये लोग वैक्सीन को प्रायोरिटी पे लगवाएं, क्योंकि इन लोगों को अगर बीमारी होगी कोविड की तो वो हाई रिस्क होगी, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे, डेथ के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इन लोगों को चाहिए वैक्सीन पहले लगवाएं, प्रायोरिटी लगवाएं। डॉक्टर साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमें भी सबको, हमारे समाज को प्रभावित करता है, वो ये है कि कोरोना काल में 2 साल के अंदर क्या कोई ऐसी स्टडी कराई गई है जिसमें ये पता लगा हो कि कितने लोग डिप्रेशन के तहत इस समय अपना इलाज करा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर कोई, चाहे वो बीमारी से, चाहे वो नौकरी छूटने से, चाहे कोई और कारोबार में घाटा होने से, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है। कोरोना हम सबको पता है खाली लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, लंग्स के अलावा हार्ट को प्रॉब्लम करता है, लिवर में दिक्कत करता है, ब्रेन में जाके इनकैप्सुलेटरी डिप्रेशन, इरिटेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, मतलब नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, एंजाइटी होना, पैल्पिटेशन होना, डिप्रेशन हो जाना, ये बहुत कॉमन है। और लगभग 8 से 10% लोगों में ये सिम्टम्स देखे गए बहुत सारी स्टडीज में, डिफरेंट स्टडीज में, कि जो लोग पोस्ट कोविड में है उनको नींद नहीं आ रही होती है, उनको एंजाइटी हो रही होती है, उनको डिप्रेशन हो रहा होता है, इरिटेबिलिटी हो रही होती है, हेडेक हो रहा होता है, सराउंडिंग में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, रिलेशनशिप पूर हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर, एक तो कोरोना ही हो गया, कोरोना ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, दूसरा होता है कि सोशल कनेक्शन ड्यूरिंग कोविड आइसोलेशन में रहते हैं, बीमारी से फाइट करते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लोग घर भी जाते हैं इलाज कराने में, लोग के कर्ज लेना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं, जिनकी हेल्थ इशू तो है, साथ में इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, सोशल, इमोशनल, ऐसे फैक्टर्स हैं, सेक्सुअल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन लोगों में ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। तो इनको एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है 360 डिग्री। इसमें एक तो हेल्थ तो है ही है, हेल्थ का साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है। इसके अतिरिक्त अगर आपको आई में कुछ प्रॉब्लम तो आई स्पेशलिस्ट है, ENT स्पेशलिस्ट है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो न्यूरोलॉजिस्ट है। तो ये जैसे टीम बना के इनका इलाज करना पड़ेगा। तो साथ में फाइनेंशियल हेल्प के लिए आप जैसे लोग हैं, NGO हो जाए, इनको आगे आना चाहिए। स्पेशलिस्ट में लोगों को अपना कोई गुरु ढूंढना चाहिए, थोड़े को सपोर्ट करें, मेंटली सपोर्ट कर सके। तो मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोसोशल हेल्थ,
ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं इन लोगों के पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट में। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। बस थोड़ा सा और एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोरोना के जो सिम्टम अभी तक देखे गए हैं, और आपने जैसे शुरू में कहा कि जो महामारी पिछले सालों में आई है वो कई बार आई है, तो क्या हमें कुछ सालों तक ऐसी व्यवस्था के तहत ही आगे बढ़ना है जिस व्यवस्था के तहत हम चल रहे हैं कि मास्क लगाना है, और हर साल क्या वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ेगी? क्या इस तरह की भी कोई बातें चल रही हैं? क्या है इसमें आपकी नजर? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अभी तो क्लियर है कि इस साल तो हम सबको कोविड प्रोसीजर का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कितना भी तेज वैक्सीन लगाते हैं तो भी हम इस साल के अंत तक सब लोग को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगले साल मार्च तक हमें कोविड प्रोसीजर का पालन करना पड़ेगा, और मार्च तक हम लोग अपने देश की कम से कम 70-80% जनता को इम्यूनाइज या वैक्सीनेट कर चुके होंगे, और उसके बाद चीजें बहुत हद तक नॉर्मल हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगे। अगला फाइनेंशियल ईयर हम सबके लिए अच्छा आएगा। दूसरी बात रही कि आपने पूछा कि क्या वैक्सीन दोबारा लगानी पड़ेगी, बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी। हाँ, अभी तक जो स्टडीज हुई है उसके हिसाब से हाँ है, लेकिन हो सकता है बाद में वैक्सीन की जरूरत ना पड़े। 3-4 साल बाद जब एक बार वायरस डॉर्मेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब वैक्सीन रिपीट नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगले 2-3 साल 4 साल तक हो सकता है हमें सेकेंड डोज, बूस्टर डोज है जो हर साल लगानी पड़ती है। जैसे हम लोग करते हैं स्वाइन फ्लू का वैक्सीन लगवाते हैं, जिसको हम फ्लू वैक्सीन बोलते हैं, फ्लू शॉट बोलते हैं, उसको भी हमें आसान लगवाना पड़ता है। लेकिन सब लोग थोड़ी लगवाते हैं, उसको भी हम जो पॉपुलेशन है हमारे पर 1-2% लगवाते हैं, ठीक है, जो हाई रिस्क लोग हैं वो लगवाते हैं। तो ऐसे ही कोरोना में 1-2 साल तो सकता है सबको लगवानी पड़े। बाद में जो हाई रिस्क लोग होंगे, जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे होंगे, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, जो रिसर्च में काम कर रहे होंगे, उन लोगों को लगता जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज बाकी लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को कोरोना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी दी, और जन की बात कार्यक्रम में आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मैं श्रोताओं से फिर नंबर निवेदन करूंगा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, खुद तो लगवाएं, जो आपके आसपास जितने लोग हैं उन सबको वैक्सीन के लिए जरूर प्रेरित करें। और दूसरी बात है, कोविड प्रोसीजर की बिल्कुल पालन करें। जब तक कि सरकार ना कहे कि उसकी गाइडलाइन चेंज ना हो, तब तक हमें इन सबका पालन करना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DK गुप्ता जी को, जो फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, और वो हमारे कोरोना से जुड़े हुए उन सब शंकाओं को दूर कर रहे थे जो आपके मन में है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, और चलते चलते मैं भी आपके साथ ये अपील शेयर करता हूँ कि आप घर से जब निकलें तो मास्क मुंह पर लगा हो, हाथ धोएं बार बार, और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें, क्योंकि कोरोना का जो ये दौर चल रहा है ये लंबे समय चलेगा। हमें अपनी जीवन शैली में इसको शामिल करना पड़ेगा। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।